हेलो दोस्तों, मैं मनोज एक बार फिर से आपके साथ लाइव क्लास करने जा रहा हूँ। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री से, तो उसी टॉपिक को आगे लेकर के चल रहे हैं हम। मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका मराठा एंड पेशवा। मराठा और पेशवा बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए मॉडर्न इंडिया में। बात करते हैं हम इस विषय में मराठा साम्राज्य की। आप सभी को पता होगा कि जिस समय मराठा साम्राज्य का स्थापना हुआ या जिस समय मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था, उस समय दिल्ली पर मुगलों का शासन चलता था। मुगल बादशाह औरंगजेब वहाँ पे राज किया कर रहे थे और औरंगजेब ने उधर कसम खाई थी कि मेरे रहते इस्लाम के अलावा कोई दूसरा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। और उसी के विपरीत मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था छत्रपति शिवाजी ने। और शिवाजी ने कसम खाई थी कि जब तक मैं हूँ हर हिंदुओं को मैं अपने यहाँ पे छत्र में रखूँगा, अपनी छाया में रखूँगा। इसी कारण से इनका नाम छत्रपति शिवाजी पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं मराठा साम्राज्य में शिवाजी की। शिवाजी शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर किले में हुआ था। शिवनेर फोर्ट में हुआ था, जो कि पुणे में है। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके माता का नाम जीजाबाई। इनकी पत्नी का नाम साईबाई था। इनका जन्म 1627 में शिवनेर नामक किले में पुणे में हुआ था और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, जैसे मैंने बताया। माता का नाम जीजाबाई और पत्नी का नाम साईबाई। इनका आध्यात्मिक गुरु मीन्स रिलीजियस टीचर, इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे उनका नाम रामदास था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी बचपन की शिक्षा जो अर्जित किया था अपने दादा ग्रैंडफादर अपने दादा से ग्रहण किया था, जिनका नाम पूर्णदेव था। सोलह 1643 में इन्होंने किला पर कैप्चर किया। तो कहने का मतलब एक किले पर कब्जा कर लिया था, जिसका नाम था कैप्चर्ड तोरण फोर्ट। तोरण का किला इन्होंने इस पर कब्जा किया था। और पहली बार इन्होंने 1657 में फर्स्ट अटैक ऑन मुगल, इन्होंने पहली बार मुगलों पर आक्रमण किया। एट अहमदनगर। पहली बार इन्होंने मुगलों पर अहमदनगर पर आक्रमण किया, चूंकि 1657 में
दिल्ली सल्तनत में मीन्स मुगलों के जो बादशाह थे दिल्ली में, वो शाहजहां हुआ करते थे। और इस समय अहमदनगर में इन्हीं का बेटा, शाहजहां का ही बेटा अहमदनगर में सूबेदार था औरंगजेब। और पहले ही आक्रमण में शिवाजी को हार का सामना करना पड़ा। (1659) में शिवाजी किल्ड अफजल खान रूलर ऑफ बीजापुर। 1659 में शिवाजी और अफजल खान के बीच एक संधि हुई थी। इसमें दोनों को निहत्थे एक दूसरे के साथ मिलना था। कहने का मतलब दोनों के पास कोई भी हथियार नहीं होगा। संधि करने के लिए एक कमरे में जाएंगे, दोनों मिलेंगे। शिवाजी तो गए निहत्थे, लेकिन अफजल खान ने धोखे से एक खंजर ले आया था और उसी खंजर से शिवाजी की हत्या करना चाहता था अफजल खान। लेकिन चूंकि शिवाजी बहुत ही ज़्यादा चालाक थे, उनसे अधिक चालाक होने के कारण जैसे ही अफजल खान ने उस खंजर से इन पर आक्रमण किया, हमला किया, शिवाजी ने अपने बाजूबंद से, जो कि उस समय एक कड़ा हुआ करता था, उसी कड़े के एक प्रहार से अफजल खान की हत्या कर दी। और 1664 में चूंकि मुगलों के किले एक एक करके शिवाजी अपने कैप्चर में करते जा रहा था, अपने अंडर में करते जा रहा था, और अभी तक मुगल बादशाह औरंगजेब की नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शिवाजी ने भारी मात्रा में आर्थिक चोट पहुंचाई मुगलों को। शिवाजी ने पहली बार फर्स्ट लूट ऑफ सूरत को लूट लिया। कहने का मतलब मुगलों का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह ही सूरत हुआ करता था, क्योंकि सूरत से ही ये लोग सूती कपड़े, जो सूती वस्त्र बनते थे मुगलों के, वो सारे देश विदेशों में फैलाया था। इन्होंने ट्रेड करने का सबसे अच्छा जरिया ही सूरत को चुना था, और उसी सूरत को शिवाजी ने 1664 में लूट लिया। और पहली बार औरंगजेब की नज़र में शिवाजी आया कि हमारे एक प्रांत को एक छोटे से राजा ने कैसे लूट लिया। और इसी लूट की सनक ने औरंगजेब को मजबूर किया कि किसी तरह से शिवाजी को सबक सिखाया जाए। इसलिए 1665 में शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए औरंगजेब ने अपने सेनापति जय सिंह को भेजा। औरंगजेब ने अपने सेनापति जय सिंह को भेजा इसी शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए। क्योंकि मुगलों की सेना उस समय बहुत ज्यादा ताकतवर थी, बहुत ज्यादा मात्रा में थी, इसी कारण से शिवाजी को आसानी से हरा दिया जय सिंह ने। और 1665 में ही एक प्रसिद्ध संधि हुई जिसे बोला जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर की संधि के नाम से ये फेमस है, और ये संधि हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच। 1665 तक शिवाजी दक्षिण में मुगलों के करीब 23 किलो पर अधिकार कर चुका था। और जयसिंह और शिवाजी के बीच जो संधि हुई, संधि यही थी कि जो 23 किले शिवाजी ने अपने कब्जे में रखा है, उन 23 किलो को छोड़ना पड़ेगा और हमारे राजा, हमारे बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। शिवाजी चूंकि हार चुके थे, इसलिए इन्होंने मान लिया, दोनों ही हिंदू राजा थे। इसी कारण से शिवाजी ने कहा
कि मैं भी एक राजा हूं, ध्यान रखना मेरे राज जो वहां पे स्वागत हो उसमें कमी ना आए। तो जयसिंह ने उससे वचन दिया कि मैं खुद तुम्हारे स्वागत के लिए वहां आऊंगा, तुम एक बार आकर के औरंगजेब से मिलो। और इसी के चलते शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली जाता है। जैसे ही 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए पहुंचा, शिवाजी औरंगजेब से जैसे ही मिलने के लिए 1666 में दिल्ली पहुंचा तो शिवाजी को देखना भी नापसंद किया औरंगजेब ने, इसकी ओर देखा भी नहीं और पंक्ति में खड़ा कर दिया गया जैसे कोई मुजरिम हो। और इसी तरह से शिवाजी को बुलाया गया भरी दरबार में और बैठने के लिए दिया गया जमीन पे एक चटाई बिछा करके, जबकि खुद औरंगजेब एक सिंहासन पर बैठा। इसी बात से बहुत नाराज हुआ शिवाजी। इसका कहना था कि मैं एक राजा हूं और तुम भी एक राजा हो, राजा को राजा की स्वागत अपने बराबर से करनी चाहिए। तुम बैठो सिंहासन पर और मैं बैठूं जमीन पर, ये बिल्कुल मेरा अपमान है। और इसी अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया शिवाजी और औरंगजेब के दरबार से जाने लगा। जैसे ही जाने लगा, अपने दरबारियों से कह करके औरंगजेब ने शिवाजी को अरेस्ट कर लिया। औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया। चूंकि शिवाजी अपने बेटे के साथ आया हुआ था, इसलिए दोनों ही बाप बेटे, कहने का मतलब शिवाजी एंड संभाजी, दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके 1666 में इन दोनों को आगरा के जयपुर भवन में नजरबंद करके रखा गया। दोनों ही बाप बेटे को, कहने का मतलब शिवाजी और संभाजी को गिरफ्तार करके आगरा के जयपुर भवन में नजरबंद कर दिया गया, ताकि इन दोनों को अब ना कोई सुन सके ना कोई मिल सके। लेकिन शिवाजी जो था एक डेयरिंग पर्सन था, कहने का मतलब बहुत ही साहसी था। बस 2 साल के अंदर ही एक मिठाई के डब्बे में बैठ करके 1668 में ये दोनों भाग गए। लेकिन चूंकि पता था शिवाजी को कि मैं जैसे ही भागूंगा तो औरंगजेब मेरे पीछा करने के लिए कुछ सैनिकों को भेजेगा, और मेरा गढ़ कहाँ है? पुणे में, कहने का मतलब दक्षिण में, साउथ में। इसीलिए शिवाजी ने यहाँ चालाकी किया और दक्षिण में ना जाकर के ये पहुंचा बनारस, उत्तर की ओर भाग गया और बनारस में कुछ दिनों तक अपनी दाढ़ी मूछ कटवा करके वहीं पर रहने लगा साधुओं के साथ। और धीरे धीरे अपनी सेना को इकट्ठा करता रहा शिवाजी, और 1670 में इसने दोबारा लूट लिया सूरत को। चूंकि शिवाजी ने अभी तक अपना राज्य अभिषेक नहीं किया था, अपना कोरोनेशन नहीं किया था, इसीलिए 1674 में इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया रायगढ़ में, रायगढ़ के किले में, रायगढ़ फोर्ट में अपना कोरोनेशन, राज्य अभिषेक करवाया, अपना कोरोनेशन करवाया शिवाजी ने रायगढ़ के किले में।
और इसी रायगढ़ को अपना कैपिटल घोषित किया, अपनी राजधानी बनाया शिवाजी ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस राज्य अभिषेक में किस पंडित के द्वारा इसका राज्य अभिषेक करवाया गया था, तो याद रखिएगा बनारस से ही एक पंडित को बुलवाया गया था जिसका नाम था गंगा भट्ट। और इसी गंगा भट्ट ने इसका राज्य अभिषेक किया था 1674 में। 1674 में अपना राज्य अभिषेक करवाने के बाद इसने 2 उपाधि धारण किया, छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरा उपाधि हिंदू बादशाह। ये 2 उपाधि इन्होंने धारण किया और 1678 में एक नौसेना की स्थापना की, नेवी की स्थापना की। और इस नेवी का, नौसेना का हेडक्वार्टर हुआ करता था कोलोबा, जो अभी बॉम्बे में है। कोलोबा, यहीं इसने नेवी की स्थापना की और नेवी के जो कमांडर हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, उसे दरियाई सारंग कहा जाता था, दरियाई सारंग कहा जाता था। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। कर्नाटक मिशन में जाते हुए शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 में। शिवाजी के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मुगलों के बादशाह अकबर के यहाँ 9 रत्न हुआ करते थे, कृष्णदेव राय के यहाँ भी अष्ट प्रधान हुआ करते थे, तो इनके यहाँ भी अष्ट प्रधान हुआ करते थे। शिवाजी के भी अष्ट प्रधान थे। 8 लोगों का एक मंत्री का गुट होता था जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। हम यहाँ पे एक एक करके लिख रहे हैं। जैसे इनका सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस पहला प्रधान ही हुआ करता था पेशवा, जिसको प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री कहा जाता था। दूसरा हुआ करता था अमात्य, जिसे रेवेन्यू मिनिस्टर या राजस्व मंत्री कहा जाता था। तीसरा वाक्य नवीश, जिसे इंफॉर्मेशन सूचना मंत्री कहा जाता था। पहला हुआ करता था पेशवा प्राइम मिनिस्टर, दूसरा अमात्य रेवेन्यू मिनिस्टर, तीसरा वाक्य नवीश जिसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, चौथा शुरू नवीश जिसे पत्राचार मिनिस्टर या लेटर मिनिस्टर कहा जाता था। पांचवा न्यायाधीश, जिसे
लॉ मिनिस्टर कहा जाता था। न्यायाधीश लॉ मिनिस्टर कहा जाता था। छठा, सर ए नौबत, सर ए नौबत जिसे सेनापति या कमांडर इन चीफ कहा जाता था। सेनापति या कमांडर इन चीफ कहा जाता था। सातवां, सुमंत जिसे फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता था। फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता था। और आठवां, पंडित राव जिसे रिलीजियस मिनिस्टर कहा जाता था। ये इसके अष्ट प्रधान हुआ करते थे। 8 लोगों के राय मशूरे से सारे काम करवाया करता था, जिसमें सबसे प्रधान ही हुआ करता था पेशवा, फिर अमात्य, वाक्यनविश, शुरुनविश, न्यायाधीश, सरे नौबत, सुमंत और पंडित राव। ये थे इसके अष्ट प्रधान। शिवाजी की मृत्यु के बाद इनका बेटा ही अगला शासक बना मराठाओं का, जिनका नाम था संभाजी। और 1680 से लेकर के 1689 तक 89 तक ये सिंहासन पर रहे। संभाजी के समय में 1681 में औरंगजेब के बड़े बेटे ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और उस विद्रोह में संभाजी ने उसकी मदद की थी। संभाजी हेल्प्ड अकबर in the revolt against Aurangzeb. औरंगजेब का ही बड़ा बेटा हुआ करता था अकबर, और इसी अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध ही अपना अभियान चलाया था। कहने का मतलब इसके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया था कि औरंगजेब को हटा करके ही ये सिंहासन पर बैठना चाहता था। इसी कारण से संभाजी ने इसकी मदद की थी, लेकिन औरंगजेब की सेना बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसी कारण अकबर इसमें हार गया। और जैसे ही ये बात पता चली कि औरंगजेब को ये बात पता चली कि अकबर की मदद ही कौन कर रहा है, संभाजी, और आज नहीं करीब करीब 8 साल से अकबर रह रहा था किसके पास, संभाजी के पास। तो अकबर संभाजी के पास रह रहा था, इसी कारण से औरंगजेब को शक हुआ कि संभाजी ही मेरे बेटे अकबर को बिगाड़ रहा है। इसी कारण से औरंगजेब किल्ड संभाजी। औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण किया, और आक्रमण करते हुए संभाजी को गिरफ्तार करके उसकी दोनों आंखें निकाल ली गईं, और इसी दर्द में संभाजी की मृत्यु हो गई। और जैसे ही संभाजी की मृत्यु हुई, औरंगजेब ने संभाजी की मृत्यु करने के बाद इसकी पत्नी येसुबाई एंड इसका बेटा शाहू को गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब संभाजी की हत्या करने के बाद उसकी पत्नी येसुबाई और बेटा शाहू को गिरफ्तार कर लेता है, और अपने साथ ले जाकर के इन दोनों को बंदी बना करके दिल्ली में रखता है।
संभाजी के बाद शिवाजी का दूसरा बेटा, कहने का मतलब शिवाजी का एक दूसरा बेटा भी था जिसका नाम था राजा राम, और वही राजा राम अगला शासक बना 1689 से लेकर के 1700 तक। लेकिन राजा राम की भी 1700 में हत्या करवा दी गई औरंगजेब के द्वारा, और जैसे ही इसकी हत्या हुई और राजा राम का बेटा जो कि इस समय 4 साल का हुआ करता था, वो शिवाजी सेकंड के नाम से सिंहासन पर बैठा। लेकिन चूंकि 4 साल का था इसीलिए ये कोई भी निर्णय नहीं ले सकता था, इसलिए 1700 से लेकर के 1707 तक राजा राम की पत्नी या फिर कह सकते हैं शिवाजी की मां ताराबाई सिंहासन पर बैठी। ताराबाई ही सारा निर्णय लिया करती थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, जो साहू और यसुबाई गिरफ्तार करके ले गया था, जिनको दिल्ली में रखा था, अगले मुगल बादशाह ने उन दोनों को आजाद कर दिया। और जैसे ही आजाद किया, शाहू अटैक ऑन ताराबाई, शाहू ने ताराबाई पर आक्रमण किया और एक फेमस युद्ध लड़ा गया 1707 में, जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ खेड़ा। और ये लड़ा गया शाहू और ताराबाई के बीच, जिसमें ताराबाई की हार हुई और शाहू जीतते हुए अपने आप को अगला शासक या अगला राजा ही घोषित कर देता है मराठाओं का, और अगला शासक बनता है शाहू, जिसका समय 1707 से लेकर के 1749 तक ये सिंहासन पर रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, शाहू ही थे जिसने ये निर्णय लिया कि अब राजाओं के दिन बीत गए, कहने का मतलब मैं सिंहासन पर रहूंगा जरूर, लेकिन मेरे सारे निर्णय जो होगा वो मेरे पेशवा लेंगे। कहने का मतलब मेरे जो प्रधानमंत्री होंगे उन्हीं के द्वारा सारा का सारा राजपाट चलेगा, जो अभी भी भारत में चल रहा है। यानी कहने का मतलब प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो निर्णय करेगा, लेकिन गद्दी पर प्रेसिडेंट ही रहेगा। तो मान लो ये प्रेसिडेंट था और जो प्राइम मिनिस्टर पेशवा बनेगा वही चल करके सारे निर्णय लेगा। इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि 1713 में ये निर्णय लिया गया था शाहू के द्वारा कि अब जो सिस्टम चलेगा उसे पेशवाई सिस्टम कहेंगे। पेशवाई सिस्टम के द्वारा चलेगा, कहने का मतलब आगे जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो सारे के सारे पेशवा के द्वारा होगा। तो पहला पेशवा बनाया गया बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया, जो 1713 से लेकर के 1719 तक रहेंगे। बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा बना, और जिस समय ये बालाजी विश्वनाथ मराठाओं का पेशवा बना, इसी समय मुगलों का सम्राट जो था, मुगलों का बादशाह बना था फर्रुखशियर। 1713 में ही वो भी सिंहासन पर बैठा। बालाजी विश्वनाथ धीरे धीरे अपना साम्राज्य दिल्ली तक ले जाना चाहता था, लेकिन मुगलों से लड़ाई करना इतना आसान नहीं था। इसलिए बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों के ही मंत्रियों का साथ लिया, जिन्हें कहा जाता है सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स की मदद से इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जिससे फर्रुखशियर की हत्या कर दी जाएगी और दिल्ली पर चढ़ाई की जाएगी। और इसमें मदद ही कौन करेंगे? सैयद ब्रदर्स करेंगे। तो सैयद ब्रदर्स को अपने ये में लेकर के, भरोसे में लेकर के, इन्होंने किल्ड मुगल एम्पायर
फारूक शेर की हत्या कर दी। और अब सपने देखने लगा कि किसी तरह से मुझे दिल्ली हथियाना है, दिल्ली पर जाकर के राजगद्दी बैठाना है। लेकिन अगला मुगल बादशाह को जब ये बात पता चला कि मेरे पिता की हत्या करने में हाथ किसका है, सैयद ब्रदर्स का, तो उसने सैयद ब्रदर्स की हत्या कर दी। और जैसे ही सैयद ब्रदर्स की हत्या हुई, बालाजी विश्वनाथ भी इसी दुख में मर गया कि अब मेरा दिल्ली का सपना अधूरा रह जाएगा। क्योंकि ये घटना आपकी घटी थी 1719 में, सैयद ब्रदर्स की मदद से फारूक शेर की हत्या हुई थी। और 1719 में ही सैयद ब्रदर्स के साथ बालाजी विश्वनाथ का एक संधि हुआ था, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ दिल्ली। संधि ये थी कि जब फारूक शेर की हत्या कर दी जाएगी तो आप हमारी मदद करेंगे दिल्ली के किले में घुसने का, यानी लाल किले में प्रवेश करने में आप हमारी मदद करेंगे। और सैयद ब्रदर्स ने इन्हें वचन दिया था, लेकिन सैयद ब्रदर्स की अचानक मृत्यु होने के कारण ही बालाजी विश्वनाथ का यह सपना टूट गया। और 1720 में बालाजी विश्वनाथ डाइड। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई, उसका बेटा अगला शासक बनेगा, जिसका नाम बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाड के नाम से फेमस है। और ये सिंहासन पर बैठेगा 1720 से लेकर के 1740 तक। याद रहे, बाजीराव प्रथम मराठाओं का सबसे महान शासक हुआ, कहने का मतलब सबसे महान पेशवा बना, ग्रेटेस्ट पेशवा। इसने कुल 40 युद्ध किए थे अपने 20 साल के करियर में, कहने का मतलब अपने 20 साल के साम्राज्य में इसने कुल 40 आक्रमण किए थे और एक भी हारा नहीं था। 40 के 40 पर विजय प्राप्त किया था। इसमें से सबसे फेमस जो था 1729 में बैटल ऑफ पालखेड़ा। बैटल ऑफ पालखेड़ा जो कि लड़ा गया बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच। निजाम उल मुल्क जो था हैदराबाद का पहला नवाब था, तो पहले नवाब के साथ ही बाजीराव का युद्ध हुआ था। और ये फेमस इसलिए हो गया क्योंकि बाजीराव को यहाँ से ढेर सारा संपत्ति प्राप्त हुआ था। चूंकि बाजीराव की 2 पत्नियां हुआ करती थी। इसकी बड़ी पत्नी जो कि एक हिंदू पत्नी थी, जिनका नाम था काशीबाई, और एक मुस्लिम पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था मस्तानी बाई। काशीबाई से इनको एक बेटा हुआ था, एक बेटे की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था मंगल रघुनाथ। और मस्तानी बाई से भी एक बेटा था इनको, जिनका नाम था शमशेर बहादुर। लेकिन बाजीराव ने एक दत्तक पुत्र भी रखा था, कहने का मतलब इन्होंने एक गोद लिया था एक बेटे को, जिसका नाम था बालाजी बाजीराव, जिसे लोग नाना साहेब के नाम से जानते हैं। इनका ये एडॉप्टेड सन था।
कहने का मतलब इन्हें गोद लिया था इन्होंने, दत्तक पुत्र हुआ करता था बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब के नाम से हम लोग जानते हैं। 1740 में बाजीराव फर्स्ट डाइड, बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाएगी ड्यू टू फीवर, बुखार के कारण। एक युद्ध जीत करके ये वापस आ रहा था और उसी समय ये बुखार के कारण एक नदी किनारे इसकी मृत्यु हो गई, और जैसे ही इसकी मृत्यु होगी अगला राजा बनेगा 1740 में। जैसे ही बाजीराव प्रथम की मृत्यु होगी, याद रखिएगा इसकी मृत्यु बुखार के कारण हुई थी, और जैसे ही इसकी मृत्यु होगी अगला पेशवा बालाजी बाजीराव बनेंगे। कहने का मतलब नाना साहेब अगले शासक बनेंगे, और ये सिंहासन पर, कहने का मतलब ये पेशवा के पद पर रहेंगे 1740 से लेकर के 1761 तक। 1761 तक ये अगले पेशवा बन करके रहेंगे। इन्हीं के समय में 1749 में इनके राजा शाहू की डेथ हुई थी। जनवरी 1761 में एक फेमस बैटल लड़ा गया जिसे आप जानते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो कि लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, जिसमें पेशवा हुआ करते थे बालाजी बाजीराव, और इसमें इसकी मदद ही करने के लिए इसके दोनों भाई आए थे। कहने का मतलब शमशेर बहादुर, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शमशेर बहादुर, नाना साहेब और मंगल रघुनाथ, ये तीनों ही इस युद्ध में मारे गए। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने जिस समय हमला किया था, उस समय बोला जाता है कि इस युद्ध में मराठाओं को सबसे ज्यादा हानि हुई थी। करीब 60,000 के आसपास सैनिक मारे गए थे। इनकी तरफ से इनका सेनापति कमांडर हुआ करता था सदाशिव राव भाऊ। सदाशिव राव भाऊ इनका सेनापति हुआ करता था, और इनकी मदद के लिए ही एक तोपची हुआ करता था जो इनके तोपों को संभाल रहा था, तोपों को चला रहा था, जिनका नाम था इब्राहिम गर्दी। लेकिन इन सब के बीच ये सारे के सारे मारे गए और अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध को जीत लिया। इसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद, नाना साहब के बाद और भी 2-3 पेशवा बनकर के आए, लेकिन वो नाम के सिर्फ पेशवा थे। उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं बन पाया जिसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ऐसे तो इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को एक के साथ एक जानना चाहिए। मैं सिर्फ उन नामों को बताने जा रहा हूँ, उसके बाद आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। जैसे 1798 से लेकर के 1818 तक लास्ट पेशवा बने थे
बाजीराव सेकंड। और इन्हीं के साथ मराठाओं का जो पेशवाई था वो लगभग खत्म हो गया। अंग्रेजों ने इसके बाद इनके साम्राज्य को अपने साथ मिला लिया। धीरे धीरे इनका पतन भी शुरुआत हो चुका था इसी 61 के बाद से ही। और इससे आगे की जितनी भी जानकारियां होंगी उम्मीद करता हूं मैं अगले वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मराठा पेशवाज में इतना ही था जो टॉपिक आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स इसको अच्छे से आप लोग याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। थैंक यू।